डेथ होने का थर्ड कॉमनेस्ट कारण है जी। और डेथ के अलावा मरीज को अपाहिज करने वाला ये सेकंड सबसे कॉमन कारण है। लाइफ स्टाइल का मतलब है कि अपने लाइफ का कुछ टाइम ऐसा निकालना है जिससे कि आप अपने आने वाले समय को अपनी सेहत के लिए बेटर कर पाओ। जी। तो अधरंग जो है वो उसके दो तरह के कारण होते हैं। एक कारण होता है दिमाग के अंदर खून ले जाने वाली नाड़ियों की ब्लॉकेज, जी। जिसको कि थ्रोम्बोसिस कहते हैं। एक कारण होता है उसका दिमाग की नाड़ी जो फट जाती है, जी। ब्रेन हेमरेज। दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। सीडेंट्री हैबिट्स, ओवरवेट, डाइटरी कंट्रोल ना होना, हाई फैट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना और अल्कोहल, जी। ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो ब्रेन को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। सिगरेट स्मोकिंग। लक्षण जो हैं वो बहुत माइनर से लेके और इमीडिएट डेथ तक हो सकते हैं। एक स्पेक्ट्रम है लक्षणों का। जी। जो माइनर लक्षण हैं वो हैं जैसे एकदम से आँख की रोशनी में कमी होना, फेस पे असर आना या थोड़े हाथ में कमजोरी आ जाना बैठे बैठे। फर्स्ट आवर जो इस बीमारी में है दैट इज़ गोल्डन आवर ऑफ ट्रीटमेंट। जी। वो इसलिए कहते हैं कि 1 घंटा क्रूशियल है अपने सही डॉक्टर को चूज़ करना, सही सेंटर पे पहुंचना, सही डायग्नोसिस होना। मतलब 3 चीज़ें अगर सही हो गई तो फिर सही ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा। जी। नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4 न्यूज़। हमारे विशेष प्रोग्राम आपकी सेहत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक पर। आखिरकार दिमाग का स्ट्रोक होता क्यों है, इसके क्या लक्षण हैं और इसके बचाव क्या हैं। 29 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है। आखिरकार इसके मायने क्या हैं। हमारे साथ हैं आज हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर सोमिल कांसल। ये न्यूरोसर्जन है, एपेक्स हॉस्पिटल के ये मालिक हैं और एम्स से इन्होंने अपनी न्यूरोसर्जरी की MCH पूरी की थी। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्ते जी भंडारी। सर ये वर्ल्ड स्ट्रोक डे 29 अक्टूबर को जो मनाया जाता है, बेसिकली इसका मायने क्या है और वर्ल्ड बेसिकली स्ट्रोक है क्या? देखिए भंडारी जी, स्ट्रोक को बहुत गवर्नमेंट और डॉक्टर सिग्निफिकेंस देते हैं जी। इसका कारण ये है कि स्ट्रोक 50 साल से ज़्यादा की उम्र में डेथ होने का थर्ड कॉमनेस्ट कारण है जी। और डेथ के अलावा मरीज को अपाहिज करने वाला ये सेकंड सबसे कॉमन कारण है स्ट्रोक 50 साल की उम्र में। थर्डली स्ट्रोक किसी भी उम्र में हो सकता है। तो ये 3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है कि इसके नाम पे एक डे बना दिया गया है। ये होता है डे लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए जी। कि भाई ये बीमारी का आप ध्यान रखें और इसके होने पे आप तुरंत किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें। जी। ये अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए आमतौर पर तो बुखार हो गया तो इंडिकेट कर देती है बॉडी, फीवर हो गया, लेकिन ब्रेन आपका हेल्दी है या नहीं, आपको स्ट्रोक होने वाला है या नहीं, ये देखिए पता नहीं चलता है। अभी मैं आपके पास बैठा हुआ था, एक पेशेंट थे जिसका आपने बताया कि एक्सीडेंट हुआ था 1 महीना पहले, तब MRI कराई, कुछ नहीं आया और बाद में उसके दिमाग में ये धीरे धीरे ब्लड जम गया। तो ये कैसे डॉक्टर साहब बंदा पता करे, आम बंदे को ये थोड़ा बताएं। देखिए जो स्ट्रोक है वो उसको देसी भाषा में अधरंग कहते हैं। अधरंग का मतलब होता है कि शरीर के आधे हिस्से को अफेक्ट होने वाला। जी। पर वो आधा हिस्सा पूरा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो थोड़ी सी आवाज़ पे असर, एक आंख की रोशनी चली गई, जी। फेस पे असर आ गया, किसी बाजू पे या पूरे आधे बॉडी पे असर आ गया, इसको अधरंग कहते हैं। तो डॉक्टर साहब ये सारी चीज़ें देखिए बंदे के लाइफस्टाइल से भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन मेरा फिर वही सवाल है कि बंदे को सर दर्द हो गई लेकिन ब्रेन तो सोया तो पता चला नहीं, कैसे बंदा पता करे कि उसको ये बीमारी ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी है? देखिए लाइफ स्टाइल की जो आपने बात कही है, आपको भी दीपक साहब पता है कि आजकल लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं है। हर बंदा भागे जा रहा है, कोई किसी काम के लिए भागे जा रहा है, कोई किसी लिए। लेकिन लाइफ स्टाइल का मतलब है कि अपने लाइफ का कुछ टाइम ऐसा निकालना है जिससे कि आप अपने आने वाले समय को अपनी सेहत के लिए बेटर कर पाओ। जी। जैसे आजकल है कि भाई सुबह से शाम तक कुर्सी पे बैठे रहना है, तो आप 1 घंटा से अपने निकालो जिसमें आप एक्सरसाइज करो, आपको पसीना आए। अब पहले लोग साइकिल से जाते थे, अब साइकिल का नाम ही नहीं है, तो आप घर में ही साइकिल रख लो। जी। तो साइकिल घर में चलाओ, उससे भी वही काम हो जाना है, आपकी बॉडी में पूरा सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाना है। तो ब्रेन की बीमारियां आजकल बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। उसके बावजूद भी लोगों को हम बचा पाते हैं क्योंकि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, इंटरवेंशन बहुत बढ़िया हो गया है। जी। तो अधरंग जो है वो उसके 2 तरह के कारण होते हैं। एक कारण होता है दिमाग के अंदर खून ले जाने वाली नाड़ियों की ब्लॉकेज, जी। जिसको कि थ्रोम्बोसिस कहते हैं। एक कारण होता है उसका दिमाग की नाड़ी जो फट जाती है, जी। ब्रेन हेमरेज। दोनों ही बहुत खतरनाक हैं
पर दोनों में देखा जाए तो इमीडिएट डेथ ब्रेन हेमरेज में ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब इसमें कारण नहीं सर आपने बताया, देखिए जैसे आपने बताया नाड़ी फट जाए, क्यों नाड़ी फट जाती है, अधरंग क्यों हो जाता है, देखिए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल जी, इसमें जो कारण हैं इनको हम रिस्क फैक्टर्स के फॉर्म पे याद रखते हैं। जी जी। रिस्क फैक्टर्स होते हैं कुछ ऐसे जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, सीडेंट्री हैबिट्स, ओवरवेट, डाइटरी कंट्रोल ना होना, हाई फैट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना और अल्कोहल। जी। ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो ब्रेन को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। सिगरेट स्मोकिंग, 100% रिस्क सिगरेट स्मोकिंग से जुड़ा हुआ है। दूसरा होता है कुछ इनहेरेंट बीमारियां, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो गया। जी 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 जी। और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि और बीमारियों के साथ रिस्क फैक्टर जुड़े हुए हैं, जैसे हार्ट की बीमारी है। हार्ट का अगर धड़कन ठीक नहीं चलती, जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन या एक्टोपिक्स कहते हैं, तो भी ब्रेन में क्लॉट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर नाड़ी फटने की बात करें तो लिवर की डिजीज़ के साथ बहुत कॉमन है कि ब्रेन की नाड़ी फट जाए, क्योंकि लिवर कोगुलेशन फैक्टर बनाता है जो खून को गाढ़ा रखता है, खून को बहने से कंट्रोल करता है। अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर ये रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं स्ट्रोक होने का। तो डॉक्टर साहब कैसे पता चले स्ट्रोक हो गया? मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं अखबार में जब काम करता था, वहाँ पर हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, हाँ कोई किसी बात को लेकर बहस हुई, हाँ चेयर पे बैठे बैठे वो गिर गए। उनका तो मैं था नहीं, तो जैसे वो कहने लगे लोग, पहले इनको चाय पिलाओ। हाँ, जब हम डॉक्टर के पास ले गए तो देखा यार इसको तो स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक हो गया। तो ये चीज़ें सर कैसे आइडेंटिफाई करनी है कि आमतौर पर स्ट्रोक के लक्षण जो हैं वो बहुत माइनर से लेके और इमीडिएट डेथ तक हो सकते हैं। एक स्पेक्ट्रम है लक्षणों का। जी। जो माइनर लक्षण हैं वो हैं जैसे एकदम से आँख की रोशनी में कमी होना, फेस पे असर आना, या थोड़े हाथ में कमजोरी आ जाना बैठे बैठे। कभी कभी मोटर की कमजोरी नहीं आती, केवल झंझनाहट होती है, वो भी एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। सुन्नापन जिसको बोलते हैं। सुन्नापन कहना, झंझनाहट होना, वो भी एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। और अगर इसके बाद स्टेज बढ़ती जाती है तो जैसे आपने बताया, सडन कोई खबर अच्छी या बहुत बुरी खबर लगे तो एकदम से बीपी शूटअप होता है। उस बीपी शूटअप के रिस्पॉन्स में ब्रेन की नाड़ियाँ सिकुड़ जाती हैं। ब्रेन एक ऑटो रेगुलेटेड सिस्टम है जी। कि अगर बीपी एकदम ज़्यादा हो जाएगा बॉडी का तो नाड़ियाँ सिकुड़ जाएंगी, पर वो नाड़ियाँ ओवर रिएक्ट कर जाती हैं और ब्रेन की नाड़ियों में ब्लॉकेज आ जाती है। या अगर वो अंडर रिएक्ट करेगी तो प्रेशर अंदर दिमाग के अंदर चला गया तो नाड़ी फट गई। जी। जो आपने बताया ये बड़ा कॉमन है। लोग दुकान पे बैठे होते हैं, मेरे एक मरीज हैं, उनके यहाँ एकदम से इनकम टैक्स वाले आ गए, उनका बीपी शूटअप हो गया। अब जिस वजह से भी हुआ तो वो उनको स्ट्रोक हो गया। इस बात को उनको 5-6 साल हो गए, पर बेचारे वो खुद तो अपाहिज हो गए। मतलब समय ये भी बड़ा डॉक्टर साहब इम्पोर्टेंट है कि जब ये हो जाए, इस एक तो पहली इसकी पहचान बड़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा भी जल्दी डॉक्टर के पास लेके आना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसमें इसके अंदर कहते हैं इस बीमारी में कि गोल्डन आवर ऑफ ट्रीटमेंट। फर्स्ट आवर जो इस बीमारी में है दैट इज़ गोल्डन आवर ऑफ ट्रीटमेंट। जी। वो इसलिए कहते हैं कि 1 घंटा क्रूशियल है अपने सही डॉक्टर को चूज़ करना, सही सेंटर पे पहुंचना, सही डायग्नोसिस होना। मतलब 3 चीज़ें अगर सही हो गई तो फिर सही ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा। जी। तो गोल्डन आवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर मिनट इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। जितना फास्ट आप एक्ट करेंगे, जितना फास्ट इसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह की बीमारी में लोगों को देखा गया है कि लोग इनको अफ़ीम खिला देते हैं, फिर अफ़ीम के आने का असर आने का इंतज़ार करते नहीं, अफ़ीम खिला दीजिए ठीक हो जाएगा घंटे भर में। फिर किसी लोकल डॉक्टर से मिलते हैं, वो कहता है जी बीपी बढ़ने से हो गया है, जी बीपी की दवा दे दिए ठीक हो जाएगा, पर वो गोल्डन आवर निकल जाता है तो ट्रीटमेंट आगे डिले होता चला जाता है। तो इसकी रिकवरी टोटली इस पर डिपेंड करती है जी। कितना फास्ट आप एक्शन लेते हैं। मतलब ये बंदा अगर लेट हो जाएगा तो फिर वो अपाहिज, जैसे आपने बताया कि अपाहिज। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब स्ट्रेस से भी जुड़ा हुआ है ब्रेन स्ट्रोक का कुछ कनेक्शन? बहुत बहुत ज़्यादा। स्ट्रेस, लाइफ स्टाइल, प्रॉपर रेस्ट ना लेना, टाइम से ना सोना, जो हमारा वर्क हैबिट्स हैं, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। स्ट्रेस जो है एक तरह का अंदर केमिकल बनाता है बॉडी के अंदर, जो हमारी सारी नाड़ियों को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, हमारे दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। तो उससे क्या होता है, बीपी बढ़ने लग जाता है, प्रॉपर सर्कुलेशन ऑर्गन्स को नहीं मिलता। जी। और क्रॉनिक स्ट्रेस में तो ये बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं और वो फिर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हर बीमारी को, इवन ब्रेन स्ट्रोक को बढ़ा देती है। डॉक्टर साहब जैसे आपने पहले बताया भी आजकल किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन क्या आज यंग जनरेशन को भी, क्योंकि मैं ना एक स्टडी कर रहा था कुछ दिन पहले की बात है कि जो
एमबीबीएस करते हैं या इंजीनियरिंग करते हाँ, हैं, हाँ। उनको कितने टेस्ट, कितने एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, कितनी हज़ार किताब पढ़नी पड़ती है? मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एमबीबीएस वाले बच्चे को 40,000 पेज पढ़ने पड़ते हैं एमबीबीएस के दौरान। तो ये भी कितना बड़ा स्ट्रेस है, और ये भी कारण है बीमारियों का। बिल्कुल जी, जैसे आपने पूछा कि भाई ये किसी भी एज में हो सकता है। जी किसी भी एज में का मतलब है कि बच्चे की पैदाइश के बाद मरने तक किसी भी एज में। तो पर इनके रीज़न अलग अलग होते हैं। जो छोटी उम्र में होता है बच्चे को, मतलब 10 से 12 साल की उम्र तक होता है, उसका कारण कहीं ना कहीं कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होता है। जी कोई ना कोई हार्ट में प्रॉब्लम है, वहाँ से क्लॉट निकल के ब्रेन के अंदर चला गया तो स्ट्रोक हो सकता है। 12 साल से लेके 40-45 साल की उम्र में स्ट्रेस एक कारण है, पर उसके साथ साथ कोई इन्फेक्शन हो जाए जिसको कहते हैं वैस्कुलाइटिस, दिमाग की नाड़ियों में आने वाली सूजन, उससे वो नाड़ियाँ ब्लॉक होने लग जाती हैं और कई बार सूजन की वजह से फट भी जाती हैं। वैस्कुलाइटिस बड़ा कॉमन कारण है मिडिल एज में। जी और ओल्ड एज में जो मैंने फैक्टर्स बताए, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये सारे कारण फिर ओल्ड एज में होते हैं। पर किसी भी एज में ये बीमारी एग्जम्प्ट नहीं है कि इस एज के बच्चों को नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या स्ट्रोक हो गया, डॉक्टर के पास ले आए, क्या मेडिसिन से ही इसका ट्रीटमेंट हो जाता है या कई बार ऑपरेशन भी करना पड़ता है? हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये बीमारी स्ट्रोक किस तरह की है पता करने के लिए एक टेस्ट है जिसको एमआरआई या सीटी स्कैन कहते हैं। जी एक बार वो टेस्ट हो गया तो हमें पता चल जाता है कि इस बीमारी के पीछे कारण क्या है। जी अगर ये कारण थ्रोम्बो एम्बोलिक है, नाड़ी का ब्लॉक होना है, तो फिर उसका इलाज दवाइयों से हो सकता है। और एक वंडर ड्रग जिसको बोलना चाहिए, चमत्कारी दवा, वो है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टीपीए, जिसको अधरंग का इंजेक्शन कहते हैं। जी पर वो 4 घंटे के अंदर अंदर लगना बहुत ज़रूरी है। 4 घंटे में भी जितना जल्दी लगेगा उतना बेटर है। जी तो उस दवा से उस नाड़ी को खोला जा सकता है। जहाँ तक ऑपरेशन का सवाल है, वो उसकी ज़रूरत पड़ती है केवल 5 से 6% केसेस में। 90-95% केसेस दवाइयों से ही कवर हो जाते हैं। जी जिनमें ये डिले हो जाता है, ट्रीटमेंट डिले हो जाता है, उनके लिए ये कई बार बीमारी लाइफ लॉन्ग की अपाहिज करने वाली बीमारी भी बन सकती है। इसलिए आपके लिए जो मैंने बताया वंडर आवर गोल्डन पीरियड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली रिकवरी। लेट डायग्नोसिस हो सकता है कोई रिकवरी हो ही ना। तो डॉक्टर साहब, जो ये अधरंग का पेशेंट है, स्ट्रोक जिसको हो जाता है, तो आजीवन दवा खानी पड़ती है या उसको बाद कुछ देर बाद ट्रीटमेंट करने के बाद दवा छूट जाती है उसकी? बिल्कुल ठीक जी भंडारी जी, इसका ऐसे है कि कई बार कुछ तरह के स्ट्रोक है जिसमें लाइफ लॉन्ग दवा खानी पड़ती है, कुछ में 1 साल दवा खानी पड़ती है। लेकिन ये डिसीज़न जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो करता है कि भाई इसको कितने टाइम के लिए हम दवा देंगे तो मरीज़ को आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लोग ये भी पूछते हैं, सर एक बार स्ट्रोक हो गया तो क्या दोबारा भी हो सकता है? तो स्ट्रोक कभी भी हो सकता है, और एक बार हो गया दोबारा भी हो सकता है, और पहला स्ट्रोक से दूसरा स्ट्रोक मोस्टली बड़ा होता है। मतलब लाइफ स्टाइल से हाँ। जुड़ी हुई चीज़ें हैं डॉक्टर साहब। अगर हाँ जी, बंदा हाँ जी। अपने लिए, देखिए आजकल 3 घंटे की बंदा मूवी देख लेगा और घंटों मोबाइल पे बैठा रहेगा या एक जगह बैठा रहेगा, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करेगा। एक डॉक्टर साहब और सवाल है, अभी आपके पास एक बच्चा आया था मेरे ख्याल से, हाँ, 4-5 हाँ, साल का बच्चा, तो मैंने देखा कि किस तरह अगर उससे पेरेंट्स उसका मोबाइल ले रहे हैं तो वो हल्ला करने लगता है, और उसको पकड़ाते हैं तो नाचने लगता है। ये क्या है डॉक्टर साहब? ये भी एक तरह की एडिक्शन हो गई है क्या? बिल्कुल जी, इसको मोबाइल एडिक्शन कहते हैं, मोबाइल डिपेंडेंस कहते हैं। और ये एडिक्शन अब बच्चों में बहुत देखने को मिल रही है। जी हम लोग जो हैं, अब हम लोग को भी मोबाइल चेक करना पड़ता है, लेकिन एडिक्शन का क्या मतलब है कि जब उससे वो चीज़ ना मिले तो उसको बेचैनी होने लगे, उसका पसीना आने लग जाए, उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाए, वायलेंट हो जाए, और उसके बाद जैसे ही वो चीज़ मिले तो इसका मतलब है कि वो चीज़ डायरेक्टली कोरिलेटेड है। जी अभी जो बच्चा आपने देखा था उसमें यही प्रॉब्लम है। वो बच्चा कनाडा से मेरे पास आया है कि इसको कोई बीमारी लगती है जी कि भाई ये एकदम से बेचैन हो जाता है, एकदम से घबराहट होती है, इसको पसीना, और मोबाइल देते जी ठीक हो जाता है, जी चेक करो जी इसको क्या बीमारी हो गई। उसको मोबाइल एडिक्शन ही बीमारी है। तो डॉक्टर साहब, आप कुछ और मैसेज देना चाहें दर्शकों को? देखिए आपने ये एक मॉडल भी रखा है, हाँ। ये भी एक वो भी रखा हुआ है, तो हमारा बेसिकली मकसद तो ये है कि लोगों को एजुकेट करना। देखिए फिर भी लोग एजुकेट ना हो तो फिर उसमें तो ना तो डॉक्टर का दोष है, बिल्कुल ना भगवान का दोष है। देखिए भंडारी जी, ये दिमाग है, इसका वजन होता है 3 से 3.25 किलो जी पर ये पूरी बॉडी को, पूरे सोसाइटी को, पूरे देश को और पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। 3.25 किलो का दिमाग जी इसका काम चलता है। ये 2 हिस्सों में बटा होता है, राइट एंड लेफ्ट। लेफ्ट साइड डोमिनेंट होता है, लेफ्ट साइड ज़्यादा काम करता है।
पर इसको काम में चलाने के लिए कॉन्टीन्यूस एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और वो आती है खून की सप्लाई से। जी। जितना बढ़िया आपका ब्लड का सर्कुलेशन होगा उतना बढ़िया आपका दिमाग काम करेगा। तो इसलिए आपने अपने खान पान पे ध्यान रखना है। अगर आप फैटी फूड खाते हैं, कभी खा लिया कोई बात नहीं, पर अगर हैबिट बनाते हैं तो आपके खून में वो कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहता है, वो फैट जमा होता रहता है, और वो जो ब्लड सर्कुलेशन नीचे से इसके अंदर आता है दिमाग के, उन खून की नाड़ियों में जम जाता है। जब वो जमेगा, सर्कुलेशन कम होगा, आपके ब्रेन की पावर कम होगी, आपको चीज़ें भूलने लग जाएंगी। आप कहीं जा रहे हो, आप सोचोगे मैं कहाँ जा रहा था, आपकी मेमोरी, आपकी डिसीज़न लेने की पावर कम हो जाएगी। ये चीज़ें धीरे धीरे आपको अफेक्ट करने लग जाएंगी। अपनी खान पान पे ध्यान दें, अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रखें, हंसें, अपना अच्छा फ्रेंड सर्कल बना के रखें। फ्रेंड सर्कल को मेंटेन करना भी एक मेडिसिन है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी डॉक्टर साहब। देखिए, ये थे डॉक्टर सौमिल कार्लसन। इन्होंने आज बड़ा विस्तार से बताया है कि आखिरकार ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है। बात इनकी ठीक है, हम अपने लिए समय नहीं निकालते हैं क्योंकि कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। लेकिन अगर आप भगवान न करे कभी बीमार हो गए तो फिर बिस्तर पर पड़ गए, चले गए, तो फिर समय ही समय है, फिर शरीर आपका साथ नहीं देगा। इससे बेहतर है कि आप समय रहते अपने शरीर से काम लें, अपने लिए समय निकालें। बाकी काम तो होते रहेंगे क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। धन्यवाद, नमस्कार।